हमारे मंच पर विशेष टिप्पणी के रूप में आज उपस्थित हैं टिप्पणीकार श्री मुकेश वर्मा जी। मैं चाहूंगा उनके स्वागत के लिए ऋषि श्रृंगारी जी उपस्थित हैं, कृपया पधारें और पुस्तक एवं पुष्प भेंट कर आदरणीय श्री मुकेश वर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे दुष्यंत स्मारक पांडुली संग्रहालय के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामराव जी बामनकर, उनके स्वागत के लिए श्री अनिल खरे जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया पधारें, पुस्तक और पुष्प भेंट कर श्री रामराव जी बामनकर का स्वागत करें। आदरणीय खरे जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय पुस्तक और पुष्प से स्वागत और अभिनंदन के पश्चात मैं चाहूंगा कि स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री राजूकर राज जी पधारें और स्वागत के रूप में अपने दो साथ हमारे अतिथियों के और उपस्थित रचनाकारों के बारे में करें। आदरणीय श्री राजूकर जी। परम आदरणीय संतोष चौबे जी, परम आदरणीय श्री मुकेश वर्मा जी, परम आदरणीय श्री वामनकर जी जो हमारे संग्रहालय के अध्यक्ष भी हैं, भाई घनश्याम मैथिल अमृत जी, सामने विराजे हमारे आज के विशिष्ट कवि आदरणीय ममता तिवारी जी जो हमारे संग्रहालय के संरक्षक भी हैं, आदरणीय श्री बलराम गुमास्ता जी, हसन सकरलाल मेरे मित्र हैं, वहीं हमारे मोहन सरोगिया जी हमारे भाई बंधु, मौसमी जी, और मैं शायद कोई नाम भूल रहा हूँ। हाँ, प्रज्ञा जी बैठी हैं सामने, मैं कैसे भूल गया। हम अपने अतिथियों का जैसा हमने स्वागत किया, कवियों का भी पुस्तक और पुष्प से स्वागत करेंगे जब वो कविता पाठ करेंगे। लेकिन आप सबका स्वागत जो यहाँ इस सभागृह में है, दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है। इस तरह की गतिविधियां हलचल लगातार इस सभागार में होती हैं। हम जब प्लेटिनम प्लाजा स्थित सभागार में थे, भवन में थे, वहाँ भी निरंतर गोष्ठियाँ होती थी, और उसके बाद जब यहाँ आए तो कोरोना काल को छोड़कर हम निरंतर यहाँ गतिविधियाँ कर रहे हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि सभागार में निरंतर गोष्ठियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, न केवल संग्रहालय के, संग्रहालय से इतर भी कार्यक्रम होते हैं। और इसके लिए हम श्रेय देते हैं ममता जी को। ममता जी के प्रयासों से ये सभागार हमें मिला है। अंजय तिवारी सभागार, ममता जी और संजय जी, और इनके पीछे जो एक बहुत बड़ा एक हाथ रहा है डॉक्टर आर.एस. तिवारी जी, आज मैं इस मौके पर याद करना चाहता हूं उनको। जिस तरह से हमें तिवारी परिवार का सहयोग मिला, वैसे ही बाकी आप लोगों का भी मिलता है। विश्वरंग जिसकी परिकल्पना बहु प्रतिभा संपन्न जो संतोष चौबे जी ने की, वे न केवल उस एक प्रयोजन के, उस आयोजन के सूत्रधार हैं, परिकल्पक हैं, बल्कि हमारे संग्रहालय के भी आजीवन संरक्षक हैं और निरंतर किसी न किसी रूप में संग्रहालय को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का यहाँ अध्ययन केंद्र आपने शुरू किया, उसके बाद आईसेट का पुस्तक केंद्र भी यहाँ शुरू हुआ है। वनमाली वाचनालय हमने अभी अघोषित रूप से शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी बहुत व्यवस्थित शुरुआत करेंगे उद्घाटन के साथ में। और चौबे जी का इस संस्थान के लिए एक और बड़ा योगदान
कि हमारे पास आप लोगों की शुभकामनाएं भी हैं, आप लोगों का आशीर्वाद भी है, मार्गदर्शन भी है, सहयोग भी किसी न किसी रूप में मिलता है, पर हमें कार्यकर्ताओं की कमी रही तो एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में कांता राय जी को उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से उपलब्ध कराया है। विश्व रंग की परिकल्पना उन्होंने की और 2019 में जिस तरह से मिंटो हॉल में वो संपन्न हुआ, हम सब उसके साक्षी हैं। कोरोना काल ने जहां सारी दुनिया को एक कमरे में, एक घर में समेट कर रख दिया, सड़क पर आने से रोक दिया, तब भी चौबे जी नहीं रुके और उन्होंने हर व्यक्ति को घर बैठे बैठे विश्व रंग से जोड़ दिया। ये उनकी जिजीविषा, उनकी सारे विश्व को जोड़ने की परिकल्पना और उनकी क्षमता बहुत अद्भुत। इसी के तहत इस बार फिर जैसे मौका मिला तो विश्व रंग फिर उसी जगह पर एक नए और विराट स्वरूप में आयोजित होने जा रहा है। ये दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय का सौभाग्य है कि इस बार की विश्व रंग की जो शुरुआत हुई है उसमें पुस्तक यात्रा की शुरुआत हुई, तो राजभवन से यात्रा शुरू होने के बाद जो पहला पड़ाव था वो दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय बना। हम इसके लिए आदरणीय चौबे जी के और पूरे विश्व रंग परिवार के आभारी हैं और हम इस बात को अपना सौभाग्य मानते हैं कि जो चुनिंदा संस्थाओं को उन्होंने अपने लक्ष्य में रखा है चौबे जी ने, वो एक संग्रहालय भी है। इसी के तहत आज का यह आयोजन, जिसमें हमें लगा कि कुछ विशिष्ट रचनाएं विशिष्ट रचनाकारों से हम सुने। लगातार विश्व रंग के आयोजन अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं, शहर में अलग अलग संस्थाओं में भी हो रहे हैं और आज यह आयोजन यहाँ हो रहा है। हालांकि एक और आयोजन की हमारी योजना है, लेकिन तिथियों की वजह से हम असमंजस में हैं, क्योंकि एक लघु कथा पर केंद्रित आयोजन विश्व रंग के अंतर्गत हमें करना है और कोशिश करेंगे कि 14 से पहले ही उसे किसी न किसी रूप में संपन्न करें। ये संग्रहालय का सौभाग्य होगा। आज हमारे ये कविगण यहाँ हैं, हम उनको सुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ नया हमें सुनने को मिलेगा। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आदरणीय चौबे जी का, आदरणीय मुकेश जी का, वामनकर जी का और आप तमाम कवियों का। अशोक निर्मल जी, क्योंकि उनके जामाता आज विदेश से आ रहे हैं और ठीक वही समय है उनकी जहाज के भोपाल आने का जिस समय यहाँ आयोजन हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से क्षमा मांगी है। वे हमारे संग्रहालय के संरक्षक भी हैं और संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और श्रुति कुशवाहा जी को वायरल हो गया है, इसलिए वो आने में अस्वस्थ है। उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया और क्षमा याचना की है, लेकिन फिर किसी प्रसंग हम उन्हें जरूर सुनेंगे। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू जी। जैसा कि इन दिनों ये चर्चा का विषय है कि पुस्तकों से पाठक दूर होते जा रहे हैं और साथ ही ये भी विषय है कि साहित्य कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेला जा रहा है। ऐसे कठिन समय में निश्चित रूप से विश्व रंग जैसे आयोजन कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा हिंदी के उन्नयन के लिए और कहीं ना कहीं साहित्य को मूल धारा में जोड़ने का एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण काम करेगा। और उसी कड़ी के अंतर्गत आज ये यहाँ पर कविता पाठ का आयोजन है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इसी कड़ी में सर्वप्रथम डॉक्टर मौसमी परिवार यहाँ पर कविता पाठ के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मन भर उड़ान उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और इसे मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित बागेश्वरी सम्मान प्राप्त है। और अभी आगामी 13 तारीख को वे जबलपुर कादम्बरी में भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। हम जोरदार करतध्वनि स्वागत करते हैं मौसमी परिवार का। वे आए और अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का पाठ करें। मैं मित्रों से निवेदन करूंगा कि हम लगभग 5 मिनट में अपनी कविताएं यदि पढ़ेंगे तो हमें सुविधा होगी समय से कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। वो मैं यूं कह रहा हूँ
आपके जैसे मौसमी जी की कविताएं बहुत छोटी हैं, वो कविता 1, 1.5 या 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यथासंभव हो सके अगर हमारी लंबी कविता है तो हम उसको 2 कविताएं पढ़ें, अन्यथा अगर छोटी कविता है तो लगभग हम 4 से 5 मिनट के बीच में जी 7 मिनट सर कह रहे हैं कि 7 मिनट जी हाँ। और हम बीच में थोड़ा सा अगर रचनाकार अपनी सीमा को अधिक अतिक्रमण करेगा तो बीच में थोड़ा सा बता भी देंगे। तो 7 मिनट का सर कह रहे हैं और इसके पूर्व वे रचना पाठ करें। आदरणीय कांताराय जी कृपया आए और पुस्तक और पुष्प से डॉक्टर मौसमी परिहार जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात हम उनकी रचना पाठ यहाँ मंच पर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत मौसमी जी का। विश्वरत्न के अंतर्गत आयोजित इस काव्य पाठ में आदरणीय मंच में बैठे सभी को और सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि मैत्रेय जी ने कहा कि मेरी रचनाएं जो हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो छोटी छोटी रचनाएं छोटे छोटे समझ अपने अपने सच, सबके अपने अपने सच हैं, सबको जीने पड़ते हैं। सबके अपने अपने सच हैं, सबको जीने पड़ते हैं। सदियों तक खामोश रहे तो मौन शब्द कह जाते हैं। मन चाहा कहना चाहे पर होठ से रह जाते हैं। गम की बारिश बरस पड़ी तो चादर छीने पड़ते हैं। सबके अपने अपने सच हैं, सबको जीने पड़ते हैं। बरसों एकाकी चलने पर यादें भी मिट जाती हैं। बरसों एकाकी चलने पर यादें भी मिट जाती हैं। अपना सिर जिसमें रख डोलें गोद नहीं मिल पाती है। अपने दर्द अपने हाथों से खुद ही सीने पड़ते हैं। सबके अपने अपने सच में सबको जीने पड़ते हैं। जैसे तस मुझको तुमसे प्यार नहीं है इतना ही कहना है बस। मुझको तुमसे प्यार नहीं है इतना ही कहना है बस। पत्थर तो पत्थर होते हैं, सदियों से ये रीत रही। तुम ना बदले ऋतुएं बदली कितनी सदियां बीत गई। तुम ना बदले ऋतुएं बदली कितनी सदियां बीत गई। तुम पत्थर के पत्थर निकले मूरत हुई ना ऐसे मस्त। मुझको तुमसे प्यार नहीं है इतना ही कहना है बस। मेरी भूलें छोटी छोटी अपराधों में गिनी गई। मेरी भूलें छोटी छोटी अपराधों में गिनी गई। और तुम्हारी भूल भुलैया खुशी के हाथों छीनी गई। तुमने सारे झूठ छुपाए मैंने बोले जस के तस। मुझको तुमसे प्यार नहीं है इतना ही कहना है। मुझको तुमसे प्यार नहीं है इतना ही कहना है बस। दो दुनिया सर आपको पसंद है। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। अपना जोड़ा बांध रही मैं तुम जूते के फीते। तुम अपनी दुनिया में जीते मैं अपनी दुनिया में। तुम अपनी दुनिया में जीते मैं अपनी दुनिया में। नजर चुराते हैं दोनों जब दोष दिखे दुनिया में। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। पृथक पृथक दोनों के संकट रहते कहाँ सुखी थे। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। लहरी के उस पार तुम्हारी बात हवाएं कहती। लहरी के उस पार तुम्हारी बात हवाएं कहती। वही हवाएं मुझको अक्सर जीत चिढ़ाती रहती। मन के बर्तन भरे भरे से पनघट पीते पीते। मन के बर्तन भरे भरे से पनघट पीते पीते। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने पढ़ा पन्ने पन्ने परत परत। उसने पढ़ा मुझे अनवरत। पन्ने पन्ने परत परत। उसने पढ़ा मुझे अनवरत। पहले दुखों का सागर
साक्षी हुआ, फिर दिल को हौले से छुआ। मैं झुकती चली गई वहां, कहने उठा श्रद्धानर, भावों के पृष्ठ पड़े अनुभूति के भी, अंतस को बाजा ठहरा अंतस में भी, पन्ने पन्ने परत परत उसमें घुस पड़ा मुझे अंदर। बाहर बनता रहा सबल मित्र, बाहर बनता रहा सबल मित्र, भीतर होता रहा हताहत, पन्ने पन्ने परत परत उसमें पड़ा मुझे अंदर। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। प्रेम जिसे कहते हैं वह है मानवता का कहना। सूरज को राहु ग्रसता है, कभी चंद्र को केतु। सूरज को राहु ग्रसता है, कभी चंद्र को केतु। समय बनाता रहता है इनके बीच सुलह का सेतु। काल सदी से कहता जाए अपनी हद में रहना। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। चाल बदलती ढाल बदलती बदले पानी पानी। चाल बदलती ढाल बदलती बदले पानी पानी। जिस्म जिस्म से रूह बदलती जिंदा यही कहानी। वक्त का दरिया बहता जाए तुम भी हरदम बहना। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। बहुत बढ़िया। और इसे संयोग कहेंगे या क्या बात, मैं थोड़ा सा देख रहा था समय तो 6:15 से लगभग उन्होंने 7 ही मिनट लिए, पता नहीं, जबकि उन्होंने घड़ी भी नहीं देखी। कुछ ऐसा संयोग रहा कि उन्होंने 7 कविताओं का वाचन किया। एक एवरेज उनको लग रहा होगा कि 1 मिनट में मैं एक कविता का पाठ कर दूंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छी शुरुआत आज के काव्य पाठ की। विविध रंग की कविताएं आज आपने उनसे, मौसमी जी से सुनी और इसके बारे में टिप्पणी तो हम देंगे ही। और इसी क्रम में मोहन सगोरिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिन में जलती मोमबत्तियां और जैसे अभी अभी आपको मालूम है उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह और इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए, जैसा कि आप समझते हैं उसके संपादन से आप जुड़े हुए हैं। अपने समय के बहुत बेहद महत्वपूर्ण रचनाकार मोहन सगोरिया जी यहाँ पर आए अपने रचना पाठ के लिए। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय मोहन सगोरिया जी के स्वागत के लिए हमारे बीच आदरणीय महेश सक्सेना जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे युवा कवि श्री मोहन सगोरिया जी का स्वागत करें। पुस्तक और पुष्प बैठकर आदरणीय श्री महेश सक्सेना, आइए। जैसा कि संग्रह से कई बार सर से पढ़े, सर की कविता का कूद कपूद था उसके ऊपर। अब दिन में मोमबत्तियां जला रहे हैं मोहन भाई, तो कुछ तो बात होगी कविता। मोहन से धन्यवाद जी, आदरणीय मंच और आप सब मित्रों। एक मिनट की 2 कविता और काउंट किया है 3 मिनट की एक लंबी कविता। कोशिश करूंगा कि 7 मिनट अपना काम कर लूँ जी। एक कविता का शीर्षक है चीता उर्फ निश्चिंता का गीत। कि जो IAS वगैरह होते हैं, मंत्री के सचिव होते हैं, जो चीते की तरह होते हैं, लेकिन मंत्री जो होते हैं वो शेर की तरह। राजा होते हैं और मंत्री जो IAS वगैरह होते हैं वो चीते की तरह। आप इशारा किया, पूरी सफाई से करते हो शिकार। अच्छा, इसमें शिल्प का भी थोड़ा प्रयोग है। मैं मानता हूँ कि शिल्प ही कवि की पहचान होती है। तो जैसे शमशेर जी हैं वो गजल वगैरह लिखते थे, लेकिन उसी से उनका शिल्प आता है। ये इसमें शिल्प की है। पूरी सफाई से करते हो शिकार और पूरी सफाई से खाना। पूरी सफाई से करते हो शिकार और पूरी सफाई से खाना। शिष्ट व्यवहार कहाँ से सीखा, नहीं आया तुम्हें चट कर जाना। नहीं आया तुम्हें चट कर जाना। बिल्ली जैसा बाप रे बाप, दबे पांव रखे सूखे पात पर। आहट ना खड़खड़ाहट, आहट ना खड़खड़ाहट। फुर्ती ऐसे जैसे विद्युत। जंगल जंगल बच्चे जैसे क्यों रहते हो, भागो। फुर्ती ऐसे जैसे विद्युत। जंगल जंगल क्यों रोते हो बच्चे जैसे, भागो। बाघ हो? नहीं नहीं, बाघ नहीं, शेर नहीं,
देते दस्तक दरवाजे पर आदम जैसे, वाह क्या खूब खूबी। देते दस्तक दरवाजे पर आदम जैसे, वाह क्या खूब खूबी। जाने महबूबी जंगल के राजा नहीं हो तुम, जाने महबूबी जंगल के राजा नहीं हो तुम, बस रह गई सुई भर कसर क्या गम। ये चीता एक कविता और मेरी तुम्हारी बात, मैं समझता हूँ कि मेरी बात नहीं समझी जाएगी, मैं समझता हूँ कि मेरी बात नहीं समझी जाएगी। मैं दिन को दिन और रात को रात कहूँगा, तुम शाम को शाम नहीं कह सकोगे। मैं दिन को दिन और रात को रात कहूँगा, तुम शाम को शाम नहीं कह सकोगे। तुम गुंजाइश रखोगे बाकी शाम को शाम कहने के लिए, तुम गुंजाइश रखोगे बाकी शाम को शाम कहने में, कि शाम तुम्हारे लिए वह संधि काल है जहाँ से तुम कर सकते हो चाहो तो दिन चाहो तो रात। तुम गुंजाइश रखोगे बाकी शाम को शाम कहने में, कि शाम तुम्हारे लिए वह संधि काल है जहाँ से तुम कर सकते हो चाहो तो दिन चाहो तो रात। तुम्हारे लिए विकल्प सुरक्षित है दिन में रात में हर बात में, तुम्हारे लिए विकल्प सुरक्षित है दिन में रात में हर बात में। इसलिए वह ढाल है तुम्हारी और मेरी साफ गोई मेरी तलवार, इसलिए वह ढाल है तुम्हारी और मेरी साफ गोई मेरी तलवार। जैसे मैं गोभी के फूल को फूल नहीं कह सकता, वह मेरे लिए सब्जी है और सब्जी ही रहेगी। कोई मौसमी नारा नहीं, सूत्र वाक्य है यह मेरी बात। तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरे जैसा नहीं बोलते, तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरे जैसा नहीं बोलते। तुम्हारे नारे बुदबुदाहट है विकल्प की शक्ल में, तुम्हारी बुदबुदाहट तुम्हारी ढाल क्यों बन जाती है और मेरे सूत्र वाक्य मेरी तलवार। एक कविता, ये कविता यह नींद नहीं तो और क्या थी। एक रचना समय का कविता विश्लेषण कर रहा था, उसको एडिट कर रहे थे नरेश सक्सेना जी, तो मैंने ये कविता उन्हें दी, उन्होंने सिरे से खारिज कर दी, बोले इसको मत छपाओ और इसमें सिर्फ एक जगह आता है कि वो शादी और जीजा का शादी कर जाए, बस इतना ही रखो। फिर ये समझाया, मैंने ऐसे ही रखी। मैंने जब ये समझाए विष्णु खरे को भेजा तो उन्होंने इसी कविता को पसंद किया, बोले यार ये सबसे अच्छी कविता है। तो मैंने बताया कि नरेश सक्सेना जी ने तो खारिज की थी, तो उन्होंने पूछा कि क्यों खारिज की, मतलब मुझसे नहीं पता। बोले कब पढ़ी थी उन्होंने, तो मैंने बताया कि वो उस समय पढ़ी थी। बोले यार उस समय भी पत्नी का ध्यान हुआ था, शायद वो उस मानस में नहीं होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं विष्णु खरे को पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ ये कविताएं, और यहाँ पे नरेश सक्सेना जी नहीं विष्णु खरे के मनस्थिति मतलब आप खारिज ना करें। हर कोई नींद में लग रहा था फिल वक्त, ये थोड़ा अलग मानसिक कविता है। हर कोई नींद में लग रहा था फिल वक्त, जैसे हर कोई नींद में लग रहा था फिल वक्त कि जाग जैसा कोई भाव नहीं था किसी के चेहरे पर। महानिद्रा में चली गई थी पत्नी और वह जब्त किए हुए था अपने शब्द को। जैसे आसमान टूट पड़ने को था सिर पर और टूट नहीं रहा था, भीतर का लावा फूट पड़ने को था और फूट नहीं रहा था। यह नींद नहीं तो और क्या थी कि व्यक्त नहीं कर पा रहा था मैं अपने भाव। बांसों की खपच्चियां बांध तैयार की जा रही थी अर्थी, बांसों की खपच्चियां बांध तैयार की जा रही थी अर्थी। कहे डोरी कि यह अंतिम विदा की बेला थी। चीख पड़ने को आतुर गला लगा, गलसुओं में हवा भर चिंगाड़ पड़ेगा वह या कि रो देगा फूट फूट कर। लगा गलसुओं में हवा भर चिंगाड़ पड़ेगा वह या कि रो देगा फूट फूट कर। निर्जीव देह के चारों ओर बैठे परिजन सुबक रहे थे, चुप सी लगी थी जैसे, और वह प्रतीक्षारत की उसे भी किसी तरह आ जाए बुलाई। जन समूह में चाहता था कि वह रोए, पर रुलाई थी कि आ ही नहीं रही थी उसे। रे अब तो कोई उपाय किया जाना चाहिए रुलाई का। भीतर से कुछ घुमड़ घुमड़ आता था गले तक,
फिर लौट जाता था किसी ग्रंथि में कहीं। बहुत बड़ा कारण होते हुए भी वह एक क्षण और एक बहाने की टोह में था। ऐसा अप्रत्याशित उपक्रम की सहज लगे उसका रोना किसी को समझ जाए कि आगे बहुत बड़ा कारण होते भी वह एक क्षण और एक बहाने की टोह में था। ऐसा अप्रत्याशित उपक्रम की सहज लगे उसका रोना सभी को समझे कि याद आ गई कोई बात, समझे कि याद आ गई कोई बात, एकांतिक पलों की मधुर सी स्मृति। यह नींद नहीं तो और क्या थी कि रोने के लिए जद से बाहर आना था उसे। इस समय वह रोने के तरीकों पर सोचता, गुम था अपने आप में कि जिसके साथ जिए 7 वर्ष 7 जन्म की तरह, बांटे सुख दुख, बोला बतियाया, सुना गुना जिसे, उसी की मृत्यु पर भूलकर नहीं रो पा रहा क्यों। जिसके साथ जिए 7 वर्ष 7 जन्म की तरह, बांटे सुख दुख, बोला बतियाया, सुना गुना जिसे, उसी की मृत्यु पर खुलकर नहीं रो पा रहा क्यों। यह नींद नहीं तो और क्या थी। लोगों की निगाह से बचते वह देख रहा था अपनी माँ को रोते, जो बात बात पर चिल्लाती और बच्चा न जल पाने का ताना देती थी बहू को बोसा करती दिन रात। पिता दीवार का सहारा ले बैठे थे गुमसुम, भाई भौजी आंखों ही आंखों में सारी जरूरी बातें कर लेते थे। अलबत्ता भाई के मुंह में दबी थी इस वक्त भी खैनी। वे हिदायत देते मनोहार कर रहे थे कि पिता दीवार का सहारा ले बैठे थे गुमसुम, भाई भौजी आंखों ही आंखों में सारी जरूरी बात कर लेते थे। अलबत्ता भाई के मुंह में दबी थी इस वक्त भी खैनी। वे हिदायत देते मनोहार कर रहे थे कि घूंट भर चाय ही उतार लो गले में, सही संध्या से बैठे हो मिलने में। पड़ोसी जो चाय बना कर ला रहा था, आजिज आ चुका था इस मान मनोबल से। उसके सास ससुर को दुख था गहरा कि बेटी सांस नहीं दे पाई ताउम्र दामाद का। आर्तनाद और भी कर्कश हो रहा था। सुलगते कंधों का धुआं भर आता था आंखों में रह रहे। आर्तनाद और भी कर्कश हो रहा था। सुलगते कंधों का धुआं भर आता था आंखों में रह रहे। कोई और समय होता तो वे अपनी कुंवारी रह गई बेटी के ब्याह की बात चला देते उसी सत्य विदुर के साथ। साली जो छेड़ा करती दर हमें निजी पलों का जिक्र कर उसे दबदबाई आंखों से देख रही थी। इस वक्त आपद धर्म में फंसी तिनके की तरह और वह डूबता जा रहा था। एक वही था जिसके पास फूट पड़ने का क्षण करीब नहीं भटक रहा था। वह लोक लाज में दबा प्रतीक्षा कर रहा था रात के फिर आने का घने अंधकार का। वह रोना चाहता था या सोना चाहता था। धन्यवाद मोहन भाई। निश्चित रूप से आपने मोहन जी की कविताओं में देखा होगा कि वे प्रतीक और के बिल्कुल नए प्रयोग करते हैं। और इसका कारण ये है, मैं यहाँ तक समझता हूँ, आपने कभी मोहन जी के संस्मरण देखे होंगे। वे जमीन से और अपने गांव से और अपनी भूमि से जुड़े हुए रचनाकार हैं और निश्चित रूप से सभी समग्र परिदृश्य पर दृष्टि रखते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि अभी ममता जी थोड़ी देर पहले याद कर रही थी कि आलोक जी से बात हुई थी, तो आलोक त्यागी जी यहाँ पर पधार चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं सर आपको स्मरण किया जाता कि आए नहीं, मेरी बात हुई थी, बहुत माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। इसी क्रम में अपने समय की महत्वपूर्ण कवियत्री श्रीमती प्रज्ञा रावत जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। जो नदी होती आपका महत्वपूर्ण कविता संग्रह, और आपको भी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का बागेश्वरी सम्मान मिला है। और साथ ही संग्रहालय की ओर से आपको सुषमा तिवारी स्मृति सम्मान भी मिला है। हम बहुत आदर के साथ में आमंत्रित करते हैं और साथ ही संगीता राजूरकर से अनुरोध करता हूँ कि वे पुस्तक और पुष्प भेंट कर आदरणीय प्रज्ञा जी का स्वागत करें। प्रज्ञा जी की बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद।
सबसे पहले तो मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोगों का सबका अभिवादन, और सामने सभागार में जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं सबका धन्यवाद कि हाँ मेरी कविता सुनने के लिए आए। और कोशिश करूँगी, समय देखना नहीं आता, बीच में टोक देना। एक नई कविता है जिसे शुरू कर रही हूँ, 2 या 3 कविताएं सुनाऊंगी। इसका शीर्षक है मिट्टी। वो मिट्टी थी जन्म जन्मांतर से, वो मिट्टी थी जन्म जन्मांतर से, मिट्टी के कण कण में समाहित था उसका वजूद बनना मिलना था। वो मिट्टी थी जन्म जन्मांतर से, मिट्टी के कण कण में समाहित उसका वजूद बनना मिलना था। कभी सांचों में ढल गए बर्तनों के, कभी स्त्री कभी पुरुष, बहुत रूप में थी वो मिट्टी के, बहुत रूप में थी वो मिट्टी के, वो जीवन में भी और मृत्यु में मिट्टी की। वो कोयले के जलते अंगारों के शब्द की पीठ पर बना शब्द थी। मुश्किल होता था उसका बुझना, बहुत मुश्किल होता था उसका बुझना। एक कविता है, इसका शीर्षक है घर जाना है। घर जाना है। धरती की इस छोर से फिर शुरू कर दिया है चलना, धरती के इस छोर से फिर शुरू कर दिया है चलना। सभ्यताओं के विकसित जंगल से बाहर भागे जा रहे ये चींटियों के झुंड नहीं, इंसानों के हुजूम हैं, जिन्हें सभ्य भाषा में कामगार माना जाता है। इन्हें घर जाना है। जिनके पास नहीं इस छोर से उस छोर तक कोई घर, जिनके पास नहीं इस छोर से उस छोर तक कोई घर, उन्हें घर जाना है। जो कोठरियों में पैदा होते गए जनानी के बच्चे से आदम का जवान तक, जो दफन करते गए दादी नानी की पीढ़ियों के किस्से में, उन्हें घर जाना है। जो 99 से 199, माफ करें 999 के रंगीन कांचों के जश्न में सराबोर मॉल के तिलिस्म को ताजमहल की पुनर्बंदी सा हमारे लिए तलाशते रहे, सदियों से ताकते रहे। हर शहर की तीसरी सड़क से उस हुजूम को घर जाना है। इन दिनों जबकि हमें अपने घर अधिक अच्छे लगने लगे हैं, इन दिनों जबकि हमें अपने घर अधिक अच्छे लगने लगे हैं, संसार भर में पृथ्वी पर तारे इंसानों की मृत्यु का दर्दनाक खौफ छाया है। तब ये हुजूम बेदखली का फरमान अपने सीने पर उठाए क्यों निकल पड़े हैं तपिश में। जिनका नहीं कोई घर, जिनका नहीं कोई घर, तो फिर उन्हें घर क्यों जाना है? क्या उन्हें अपने आदम गांवों की हवा पर है भरोसा, या उस आसमान के आसपास पहुंचना चाहते हैं जिसकी तनी अरगने पर मचीते हुए कपड़े से टांग देंगे अपने लुटे जिस्मों को? ये उनके घर पहुंचने की मुहिम का आखिरी मंजर होगा। इसके बाद समय है, इस कविता का शीर्षक नहीं है, ये कमोश नहीं है, पुरानी कोई भी नहीं है। हर पुरुष को एक मायावी लोक से उतरी कमनीय नुआसी स्त्री चाहिए। हर पुरुष को एक मायावी लोक से उतरी हुई कमनीय नुआसी स्त्री चाहिए, एक घरेलू खाटी नुमा। उसे प्रज्ञावान कात्यायनी एक में नहीं अलग अलग जिस्मों रूह में चाहिए। स्त्री एक पुरुषार्थी पुरुष को प्रज्ञावान बनाने में समूचा ब्रह्मांड एक कर देती है। स्त्री एक पुरुषार्थी पुरुष को प्रज्ञावान बनाने में
समूचा ब्रह्मांड एक कर देती है। अपने आसपास अरुंधति रॉय बढ़ती है, दमकदार मेरी रॉय, चमकदार सेरेना विलियम्स। प्रेम का दम, पुरुष का दम प्रेम में तू बदलना चाहिए ना। एक आखिरी बहुत छोटी सी कविता सुना रही हूँ, ये पिछले साल की थी। इसका शीर्षक है प्रतिरोध। कुछ बरामदे नहीं होते तो आखिर आदमी अपने दुख कहाँ उतारे। कुछ बरामदे नहीं होते जो तो आखिर आदमी अपने दुख कहाँ उतारता। कुछ बरामदे तो सबके दुख उतारने के लिए ही बने थे आखिर। बरामदे खाली हुए तो दुख छिप गए, टूटी दराजें भर भर गई। बरामदे खाली हुए तो दुख छिप गए, टूटी दराजें भर भर गई। वो उठी उसने उतारी अपनी खेल, वो उठी उसने उतारी अपनी खेल, तोड़ी आखिरी तुलसी मीठी नीम के पत्तों की तरफ और चल दी थी समुद्र की उठती लहरों की तरफ। वो सूरज और चंद्रमा को नहीं, समुद्र की खूबसूरत लहर को दिया अर्घ। अब वो एक खूबसूरत मरमेड थी, बहुत ऊंची उठती लहर। इसके लिए आप 6 मिनट में ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। आपने अपनी कविताओं में विविध तरह के रंग यहाँ हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत किए। श्रोताओं ने ध्यान से सुना और इसी क्रम में बसंत सकर राय जी अपने समय के महत्वपूर्ण रचनाकार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके 2 संग्रह बखेरू जानते हैं और निगहबानी में फूल प्रकाशित हो चुके हैं। और आपको भी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित भागेश्वरी पुरस्कार और साथ ही मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का दुष्यंत कुमार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं रचना पाठ के लिए। साथ ही शिवांश सरल जी हमारे संग्रहालय के यहाँ पर सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पुस्तक और पुष्प भेंट कर हमारे आज के प्रतिष्ठित कवि जो रचना पाठ के लिए आमंत्रित हैं भाई बसंत सकर राय जी का स्वागत करें। शिवांश सरल जी आइए, आइए शिवांश जी आइए। धन्यवाद लक्ष्मी जी, श्रद्धेय जोगी नितेश जी, अमन जी और आप सभी मित्रों को नमस्कार। और इस परिकल्पना का हिस्सा बनाने के लिए राजीव कर राज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि राजीव कर और मैं बेहद संघर्ष के दिनों के साथी हैं। राजीव कर जागरण में हुआ करते थे, दैनिक जागरण में, और मैं सामने दैनिक भास्कर में मधुरिमा और रसगंगा का संपादक हुआ करता था, तब की हमारी दोस्ती है। हाँ, राजीव कर एक चीज जो है कि जैसे आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग करते वक्त तो उंगली घुमा दिया करते थे ना सब लोगों ने, यहाँ भी करते हैं। अभी चूंकि पुस्तक भेंट की गई है तो मैंने थोड़ा कविता का क्रम बदल दिया है। ये कविता प्रांजलधर युवा आलोचक है, वो अक्सर मुझसे 2-4 दिनों में बातचीत होती रहती है, तो उससे ऐसी बात कहती कि मैंने इस सब्जेक्ट पर तुम कविता लिखोगे या मैं लिखूंगा? बोले दादा आप ही लिखोगे। कविता है, शीर्षक है हमें भी बचा लो। हमारी पहचान का आवरण धीरे धीरे गिर जा रहा है। कुछ कहने की ताकत होती, शेष तो वे जरूर कहते, हो सके तो हमें भी बचा लो जरूरी किताबों की तरह। ठीक ही पढ़ रही है, मठ मेले हो चुके हैं, हमारे सपनों की मठ मेली हो चुकी है, हमारे सपनों की रोशनाई जर्जर हो चुके हैं, हमारी चेतना के पन्ने रिश्तों की जगह जगह से उभर रही है। हम एक सूखी नदी हैं, मृत शैवालों के चकते और सीरन की भूख भर गई हमारे भीतर। इस गरज से कि हमें मुकम्मल पढ़ा जाएगा,
हमारे कई पन्ने तुमने मोड़ दिए थे कुछ यादों के साथ। अगर तुम्हारी भूल जाने की आदतों का दबाव न होता तो हमारे सभे यूं टूट कर अलग अलग मुड़े में होते, अलग अलग हिस्सों से। हमने पुख्ता की है तुम्हारी जमीन, हमारी सपनों की फूटती रोशनी से तुम बार बार लौटे हो अंधकार से। हमने ही बचाया है इन सब झगड़ों से, तुम्हें हो सके तो हमें भी बचा लो। किताबों की तरह ये हम नहीं तुम ही कहते हैं, तुम ही कहते हो कि घर के बुजुर्ग पुस्तकालय में थे। और कागज पर आग वही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। आग वही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। जरूरी नहीं खीसे में माचिस का होना, लेकिन कपास चकमक से संगत जरूरी है। आग वही लिख सकता है जिसकी कलम में बहका लावा हो, लेकिन यह तमीज भी जरूरी हो कि शब्द कहीं खाक न कर दे कागज को। आंखों से टपके पानी पर शब्दों की आग मद्दिम न हो, कागज भीग का गलथान न हो। आग बोलते सूरज की जिससे आग बोलते सूरज से जिसकी गलवाहिया न हो, तपते भट्टे की गुहाइया न हो, जिसने न छोड़ी हो भार कभी, जिसने न झोंकी हो भार कभी, न खुलने की जगह की कितनी ही गांठें हो, बातें हो और सिर्फ बातें ही बातें हो। गिनती छाती पर जो अलाव नहीं लिख सकता, काल के भाल पर जो सवाल नहीं लिख सकता, लिखने को वो कुछ भी लिख सकता है मगर आग नहीं लिख सकता। है टाइम है मैं लोग सोचा कभी वो पत्रकार हुआ कभी भी, फिर भी वरिष्ठ आलोचक अजय तिवारी कभी कभी कुछ कविताओं को ले लेते हैं और फेसबुक पर के साथ साझा कर देते हैं। ऐसी एक कविता पता नहीं कैसे रविश कुमार तक पहुंची और उन्होंने इसको अपने पेज पर शामिल किया था। कविता का शीर्षक है पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र। मैं पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र लिखता हूँ कि सेवा में पोस्टमास्टर साहब, जहांगीरपुरी डाकघर, दिल्ली। महोदय, सब विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने खेत धर्म जानने के लिए अपने अजीज दोस्त शकील खान को लिखा पत्र अभी आपके डाकघर की परिषद में लगे लेटर बॉक्स में डाला है। यह पत्र अमुक मकान नंबर मोमिनपुरा वार्ड, मुकाम पोस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के पते पर भेजा गया है। आवेदन पत्र में लिखता हूँ कि श्रीमान, हालात बहुत खराब चल रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि पत्र पहुँचते पहुँचते बुलडोजर ढहा दे शकील का घर, मोहनपुरा हो चुका हो मोमिनपुरा। बहुत मुमकिन है कि पत्र के गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते काफी गुरब हो जाए बुरहानपुर। और डाकिया श्रीमान के साथ कि प्राप्तकर्ता का निधन हो चुका है, इस नंबर का कोई मकान नहीं है, इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं है, कि कोई जगह नहीं है बुरहानपुर, अतः कृष्ण को पत्र वापस किया जाता है। और मान्यवर, इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है मेरे साथ कि शकील के तार जोड़ दिए जाए किसी आतंकी गुट से, और खास दोस्त होने के नाते मेरा पत्र जब्त कर ले पुलिस, जांच खड़ी हो सकती है मेरे खिलाफ। पोस्टमास्टर मेरा आवेदन पत्र पढ़ता है और यह कहकर लौटाता है कि इसे दोबारा लिखिए, क्योंकि अब जहांगीरपुरी नहीं रहा इस डाकघर का नाम। और एक अंतिम कविता, एक खगोलीय घटना का मानवीकरण करने की कोशिश की है। शीर्षक है ग्रहण। बेशक सूरज को आप नीले कुर्ते पर टका सोने का बटन कहते हो, और चांद को छींटकर काले कुर्ते पर लगा चांदी का बटन, मगर हकीकत कुछ और ही है जनाब। सूरज बुरी तरह फंसा हुआ है दो मामलों में। एक कुंवारी लड़की से संबंध बनाना और गर्भवती होने पर उसे छोड़ देना बेसहारा। दूसरा प्रकरण शिशुपाल वध की साजिश में बताया जाता है शामिल होना। आपको तो पता ही है, अदालतों की लेट लतीफियां तो सदियों से चल रहे हैं ये दोनों प्रकरण। जिस समय राहुल दरोगा काला नकाब पहना कर सूरज को ले जाता है पेशी पर, उस समय को सूर्यग्रहण कहते हैं। और जिस रात केतु दक्षी का शिला और जिस रात
एक दर्जी का सिला बुरका ओढ़कर निकलती है नाजनी पूर्णिमा, ईद के मारे दिल जले आशिकों के लिए यह रात चंद्र ग्रहण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बसंत जी, बहुत बहुत। अब इसी क्रम में हम ममता तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और आप जैसा कि जानते हैं निरंतर वे लिखती हैं, और खासतौर से जब से उनकी क्या कह रही है जिंदगी किताब आई है, उसके बाद इस शीर्षक को लेकर, इस टाइटल को लेकर, इस समसामयिक विषयों को लेकर, अगर आप मुझे नहीं मालूम व्हाट्सएप पे जितने लोग भी जुड़े होंगे, जो भी हमारे परिवार, हमारे समाज को लेकर छोटी छोटी सी बातें जिन पर हमारी नजर नहीं जाती, जो हमें बड़े गहरे से प्रभावित करती है, उसको लेकर वो इन दिनों क्षमा पांडे जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया पुस्तक और पुष्प भेंट कर आदरणीय ममता तिवारी जी का स्वागत करें। आदरणीय क्षमा पांडे जी। हो गया, रिज्यूम हो गया, बस वो डाटा कम बता रहा था। और मैं मंच और सभागार को संबोधित करने से पहले विषय संलग्न में घुसने से पहले कुछ प्रश्नवाचक चिन्हों को देखती हूँ, तो उसका जवाब दे दूँ, फिर आगे कविता पाठ होगा कि मैं भला वापस कैसे आती, मैं भला वापस कैसे आती जब मैं कहीं गई ही नहीं थी। हाँ गई तो थी थोड़ी उम्र दराज होने, थोड़ा अपने आप में खोने थोड़ी सी परिपक्व तजुर्बा बटोरने, समय की भट्टी में थोड़ा तपने, ताकि थोड़ा और निखर जाऊं, अक्षरों की दुनिया में कदम जमाऊं। पर अब की बात भीतर से सवरने की। पर अब की बात भीतर से सवरने की थी, बाहर से कठोर, अंदर से मोम होने की थी। चिंता की नहीं, चिंतन की थी, दौड़ने की नहीं, खरामा चलने की थी। यूं भी हम कहीं जाते नहीं, बस क्वारंटाइन हो जाते हैं और करते हैं इंतजार इम्यून बढ़ने का, फिर खड़े हो जाते हैं नए अनुभव के साथ, मशाल लिए तो चलते रहो। तो मैं सभागार में उपस्थित और मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का स्वागत करती हूँ। अगली नज्म है झूठी औरतें। कैसी है ये औरतें हर बात पे झूठ बोलती हैं, हर वक्त उनका पेट भरा होता है, हर सब्जी को खाती हैं, घर खर्च के पैसे मांगने में शर्माती हैं। इतनी झूठी हैं ये औरतें। कहीं बाहर जाना हो अकेले, सबके आगे पीछे चक्कर लगाती हैं, बाहर जाने के नाम पर अपराध बोध से घिर जाती हैं, अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को थमाती हैं। कितनी झूठी हैं ये औरतें। चोट खा के भी मुस्कुराती हैं, ज्यादा नहीं लगा कहकर दर्द को छुपाती हैं, मन ना हो फिर भी निशा निमंत्रण को मान जाती हैं, शांति कायम रखने को बहस से कतराती हैं, परिवार की खुशी के लिए नौकरी ठुकराती हैं। कितनी झूठी हैं ये औरतें। नौकरी पेशा होके भी पैसे के लिए हाथ फैलाती हैं, अपना अस्तित्व होना सबसे छुपाती हैं। ठंड उन्हें लगती नहीं, दूसरों को ओढ़ना उड़ाती हैं। गर्मी का तो सवाल नहीं, जब कहो गरम रोटियां पकाती हैं। कितनी झूठी हैं ये औरतें। खुद भीड़ में गुम हो उन्हें देवता बनाती हैं, उनकी सफलता पे ताली बजाती हैं। महफिल में खुद बेइज्जत होते हुए उनकी इज्जत के लिए मुस्कुराती हैं। उफ, कितनी झूठी हैं ये। एक अजीब सा सवाल है इस नज्म में। सेकंड इनिंग मीन्स आपके पास समझे 50 के बाद के हुए खिलाड़ी, क्योंकि वही है। जर्जर हो गई दीवारें उम्मीदों की, फिर भी तमन्ना है बारिश की। बिखर गए रिश्ते टूट के,
फिर भी चाहत है जुड़ने की। ऐसे तो दिलदार न थे कभी, पर ये किसने कहा है कि उसी शख्स से प्यार करना दोबारा मना है। जाने बदल गए हालात हमारे, या खुद को मैंने फिर से जना है। थोड़ी देर जरूर करती पलट कर आने में तुमने, पहाड़ के उस पार कोहरा घना है और उस कोहरे के पीछे रश्मियों का तंबू तना है, पर चोर खाया दिल अब भी अनमना है। पर अब की नदी हो गई स्वयं स्वयंवर। पता नहीं ये जेंडर किसने चुना है कि नदी यानी स्त्री और समंदर यानी पुरुष। तो अब की नदी हो गई स्वयं समंदर, विलीन होने के लिए नहीं, रचा है स्वयं स्वयंवर। दूर दूर फिर भी पास पास, अपना भविष्य अकेले बुना है कि कर भी लो इश्क फिर एक बार, कर भी लो इश्क फिर एक बार। दिल ने फिर मोहब्बत मोहब्बत गुना है, तो कौन कहता है कि उसी शख्स से दोबारा प्यार करना मना है। मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों लिखूं, आखिर आप क्यों पढ़ें। मैं क्यों लिखूं, आखिर आप क्यों पढ़ें। कोई लक्ष्य हमारा उन्हें समझना आया तो लिखना सार्थक नहीं हुआ। फिर किसी को झकझोर देने को लिखूं, या लिखूं अपने ज्वालामुखी को शीतल करने के लिए, या लिखूं कि वाहवाही और पुरस्कार मिले, या भेज दूं सीधे एक कोरा कागज जिसे सिर्फ तुम पढ़ पाओ। ये पुरानी नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। खोटा सिक्का। कितने में खरीदा तुम्हें, कितने में खरीदा तुम्हें, कितने में खुद बिकी। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उन्हें मोहब्बत के उसूल नहीं पता कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। उन्हें मोहब्बत के उसूल नहीं पता कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। दो आंखें तुम्हारी, एक मुस्कान हमारी, बस यही कीमत है इस सौदे की। पर अफसोस ये करेंसी अब भी बाजार में नहीं चलती। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद हमको ममता जी को सुनने का अवसर मिला, और देखा होगा आपने कि उनकी कविताओं का जो अभी तक आस्वाद आपने, और निश्चित है हर कवि का अपना शिल्प होता है, तो निश्चित है उनका भी एक अपना शिल्प है, एक अपना उनका लिखने का एक तरीका है, और उनकी शब्दावली और उनका प्रस्तुतिकरण वो निश्चित ही प्रभावी है। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मित्रों बलराम गुमास्ता जी, जैसा कि बार बार चर्चा हो रही थी, कवि कपूर उनका संग्रह चर्चा में, और इसके साथ ही बहुत सारे नीम से होते बने अगर, और जैसा कि आप लोग उनको सामान्य रचनाकार के रूप में, और इसके अलावा बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सृजन किया है। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे बीच श्री अशोक धमेनिया जी यहाँ पर राजित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पुस्तक और पुस्तक भेंट कर प्रमुख कृषि अभियंता के पद से सेवानिवृत्त आदरणीय श्री बलराम गुमास्ता जी का स्वागत करें। अशोक धमेनिया जी। आदरणीय मंच, चौबे जी, वर्मा साहब, कमिश्नर जी, और हमारे मित्र और आप सब आत्मीय परिवार, कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूंगा। ढूंढता भारी है मन अवसाद में डूबा हुआ, भारी है मन अवसाद में डूबा हुआ। यह अंधकार अंततः अनंत का शरीर है और प्रकाश उसकी आत्मा। मैं प्रकाश को ढूंढता हूँ। मौत अगर जाने अनजाने प्रश्नों का हल है, तो प्रश्नों का बचा रहना जीवन का बचा रहना है। ब्रह्मांड में उपलब्ध समूचे प्रश्नों की संख्या उनके उत्तरों की संख्या के ठीक ठीक बराबर है। यानी सुनिश्चित है हमारी मृत्यु, तब जाहिर है बचे रहने के लिए जूझता हूँ।
खोजता हूँ दुखों के कार्य कारण, सनातन उत्तरों को प्रश्न बनाता हूँ। जब कभी थकता हूँ तो निराशा की एक घोर घनेरी शाम पर दूर दूर तक टहलने निकल जाता हूँ। किनारों पर पाता हूँ बची कुची झाड़ियाँ, जिनमें दुबके होते हैं झुरमुटे। वहाँ बाकी होता है प्रकाश का होना, उम्मीद की तरह उनमें कल होने वाली सुबह का होना ढूंढता। अगली कविता है हे समय। मेरे प्रसन्न होते ही सुखद और दुखी होते ही दुखद, विक्षिप्त होने पर तार तार हो जाता है समय। जीवन की अबूझ कदरों से गुजरते हुए, अजन्मी आवाजों से करते हुए संवाद, जब आभासी शरीर में करता हूँ प्रवेश, तो समय को समझने में देर नहीं लगती कि उसके लगातार को कुतर कुतर खाया है जिसने, वह जीवन है। तो समय को समझने में देर नहीं लगती कि उसके लगातार को कुतर कुतर खाया है जिसने, वह जीवन है। जाहिर है जहाँ जहाँ रचा गया जीवन, वहाँ वहाँ फिर रोपा गया समय का बीज। धड़कने लगा धरती पर बूटा बूटा, पक्षियों की उड़ानों में पैदा होने लगे छोटे छोटे आकाश। पेड़ पौधों ने पसार कर अपनी बाहें धरती को चक्री की तरह गोल गोल घुमाया। हे दिए गए समय, तुम जीवन से हो, जीवन तुमसे नहीं। एक छोटी सी कविता है बुराई। जब पहली बार की जाती है किसी की बुराई, तो हमारी घृणा के चलते उसमें बोला जाता है 50% झूठ। जब पहली बार की जाती है किसी की बुराई, तो हमारी घृणा के चलते उसमें बोला जाता है 50% झूठ। दूसरी बार में कटुता जिसे 60% तक बढ़ा देती है। दूसरी बार में कटुता जिसे 60% तक बढ़ा देती है, तो तीसरी बार की जा रही बुराई में बोला जा रहा होता है लगभग 100% झूठ। द्वेष तब चरम पर होता है। इस तरह हमारा 100% झूठ बुरे व्यक्ति के हिस्से में सच की तरह जाता है। धीरे धीरे वह बुरा व्यक्ति 100% सच बनकर हमारे जीवन में छा जाता है। उसे सच की राह समझते हैं, कहता है उसे सच की राह समझते हैं। जीवन में जो जितना जानता है बस उसे ही अपना अर्जित सच समझता है। जीवन में जो जितना जानता है बस उसे ही अपना अर्जित सच समझता है, और जो उसे नहीं पता होगा उसे वह जीवन भर समझता रहता है झूठ। हम कितना कम जानते हैं देश दुनिया अनंत तक विस्तारित इस प्रकृति और इंसान के बारे में, तो जैसे बिल्कुल ही नहीं। इस तरह धर्म भी जो कभी ईश्वर को समझने या अनजाने को जानने की एक विफल कोशिश की, आधे अधूरे सच का बनकर रह गया घालमेल। हमारे पास सच कितना कम है जो हम जानते हैं, और हम जो नहीं जानते वह झूठ कितना अनादि और अनंत। जाहिर है इस तरह हमें अक्सर यह लगता है कि दुनिया में सच कम से कम है और झूठ का ही बोलबाला है। हमने तो अपनी नासमझी में अपने ही बिंब से लगातार टकरा टकरा कर लहू लुहान होती चिड़िया की तरह लड़े सच और झूठ के भीषण अमानवीय अनैतिक कथित धर्म युद्ध, गढ़े नरसंहार, फिर अपनी ही छवि में खोजा अपने लिए सुविधाजनक एक ईश्वर अवतार। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जीवन भर हम और जानने की इच्छा लिए अपनी अज्ञानता को तलाशते हैं। इस तरह झूठ को खोजते हैं और उसे सच की राह समझते हैं। ये थे हमारे वरिष्ठ कवि बलराम गुमास्ता जी, और इसी क्रम में मित्रों अब हम मंच की ओर चलते हैं और आदरणीय श्री राम राव जी का आमंत्रण करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दुष्यंत कुमार
स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय का अध्यक्ष हैं, और एक बंजारा मन जो आज भी स्मरण आता है। भारत भवन में एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ था, उस समय हमारे मित्र डॉक्टर बाबूराव गुजरे भी उस आयोजन में थे। कभी कभी मैं चित्र देख लेता हूँ। और फिर पिछले दिनों 1:60 राजू का राज, उनकी कृति का यहाँ लोकार्पण हुआ था। बहुत ही सहज सरल विनम्र और हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पद से सेवानिवृत्त रामराव जी मामलकर साहित्य की विविध विधाओं में लिखते हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए अपनी कविता पाठ के लिए। आदरणीय मामलकर, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार। जो लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा स्वागत पहले हो चुका है पुस्तक से। आप ये मत सोचिएगा कि इनको पुस्तक नहीं रखिए सर। मित्रों नमस्कार। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में आप सबका स्वागत है। और बहुत वरिष्ठ गीतकार, कवि, रचनाकार यहाँ पे मौजूद थे। आदरणीय संतोष चौबे जी मंच पर विराजमान हैं। मुकेश जी पूरी तलवार हाथ में लिए हुए, बाद में सब पे चलाएंगे। और बहुत अच्छा संचालन करते हुए मैं पुरानी पुस्तक से ही सुनाऊंगा, क्योंकि मैं सीधा अस्पताल से सुबह से अस्पताल में था सिस्टर के लिए, और कांता जी का फोन पहुंचा कि आपको पहुंचना है और समय से पहले आना है। मैं तो इनकार कर दिया था कि नहीं आऊंगा, लेकिन आ गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आलोक भाई ने भी क्षमा मांगी थी ना, तो मैं भी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आ गया। ये कुछ पंक्तियां तो नहीं थी इसमें, मोबाइल में ही सुना देता हूं। गीत प्रहसन कथा और कहानी भी है। गीत प्रहसन कथा और कहानी भी है। उसमें बचपन बुढ़ापा जवानी भी है। सारी सृष्टि है उसमें समाई हुई। सारी सृष्टि है उसमें समाई हुई। इन किताबों में दिल सी रवानी भी है। इन किताबों में दिल सी। पुस्तक यात्रा भी पिछले दिनों निकली थी, उसी के लिए ये मैं पंक्तियां लिखा था, लेकिन संयोग से मुझे उस दिन भी भागना पड़ गया था, रचनाएं अपनी सुना नहीं पाया था। एक और पद सुना के और फिर कुछ दूसरी रचनाएं सुनाऊंगा। बाहर भी निकलो गर्द की इस गंदगी से तुम। बाहर भी निकलो गर्द की इस गंदगी से तुम। कि जुत्सुजू भी तुम हो मेरी बंदगी भी तुम। अब लौह कैद से किताब मुक्त तुम रहो। अब लौह कैद से किताब मुक्त तुम रहो। सौगात बन के आओ मेरी जिंदगी में तुम। सौगात बन के आओ मेरी जिंदगी में तुम। मित्रों, ये पुस्तक यात्रा इसलिए भी है कि जिन किताबों पे धूल जम रही है उन्हें हम हटाएं। वैसे मैं बता दूं, मेरी आदत है, मैं बगैर पढ़े सोता किसी भी दिन। मेरे बिस्तर पे एक किताब अवश्य होती है, मैं उसे पढ़ता हूँ।